हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है फ्यूजन क्लासेस दादरा एंड नगर हवेली में। और दोस्तों, जैसा कि हमने 3 पार्ट किए थे राइज ऑफ ब्रिटिश रूल और इन इंडिया के, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्ट 4। तो पार्ट 4 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट 4 के अंदर हम बैटल ऑफ बक्सर देखेंगे, एंग्लो मैसूर वॉर देखेंगे और सब्सिडरी अलायंस देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझना है कि नॉर्मली मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि बैटल ऑफ प्लासी कैसे हुआ था। बैटल ऑफ प्लासी में क्या क्या चीजें हुई थी, सिराजुद्दौला का रोल क्या था, मीर कासिम मीर जाफर ने क्या किया था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद यहाँ ब्रिटिशर जब बैटल ऑफ प्लासी जीत चुके हैं, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है बहुत हाई है। उनको ये बात पता चल गया है कि दैट वी आर मच मोर इम्पोर्टेंट। जो लोग पहले हमारी कंट्री में एज ए ट्रेडर आए थे, अब वो क्या बन चुके हैं, रूलर बन चुके हैं। यहाँ पर इस बात को आप समझ के देख लीजिए कि बैटल ऑफ प्लासी को जीतने के बाद दे एक्चुअली गेट लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज। उनके पास बहुत रिसोर्सेज आए, उन्होंने उस इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को यूज करके अपनी कंपनी को काफी ऊंचाई प्रदान की और बहुत सारा वेल्थ बंगाल से यूज किया। सो जो लोग पहले ट्रेड के लिए यहाँ पे राजा महाराजा से परमिशन ले रहे थे बंगाल में कि हमको ट्रेड करने दीजिए, अब बंगाल पूरी तरीके से ब्रिटिश के कब्जे में आ चुका था। बैटल ऑफ प्लासी के बाद अब यहाँ पे आते हैं बैटल ऑफ बक्सर। देखिए, सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, 1764 में। अगर मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊं कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों हुआ, तो देखिए बैटल ऑफ बक्सर के कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन ये है कि बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होता है। मीर जाफर जो होता है वो कमांडर इन चीफ रहता है सिराजुद्दौला का, ठीक है। लेकिन मीर जाफर को ये बात मालूम पड़ जाता है कि भाई जो ब्रिटिशर्स मुझे रूल नहीं करने देंगे, तो मीर जाफर को ब्रिटिशर्स हटा देते हैं। फिर उसका जो दामाद होता है मीर कासिम, मीर कासिम जो रहता है दामाद रहता है, वो बनता है न्यू रूलर ऑफ द बंगाल। मीर कासिम भी थोड़ी दिन रूल करता है, फिर उसको ये बात मालूम पड़ जाता है कि अब मेरे को इंडिपेंडेंटली रूल नहीं करने दे रहे हैं, दे आर यूजिंग मी एज अ पपेट, मतलब कठपुतली की तरह यूज कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं मुझे करना पड़ रहा है। तो मीर कासिम ने क्या किया, अपना जो कैपिटल था उसको शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करके अपना कैपिटल कहाँ लेके गया, तो शिफ्ट करके अपना कैपिटल लेके चला गया दानापुर। दानापुर आज के मॉडर्न डे बिहार में है, और वहां से रूल करने लग गया। उसने काफी फाइनेंशियल इकोनॉमिकल रिफॉर्म लेके आया। उसने जो अपना एम्पायर है, जो बंगाल है, उसको स्टेबल करने का पूरा ट्राई किया, बट ही कुडंट, ठीक है। दानापुर से रूल करना उसने स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद ये मीर कासिम को मालूम पड़ा कि बहुत दिन तक ब्रिटिशर्स मुझे रूल करने नहीं देंगे। इसने एक आइडिया लगाया। आइडिया क्या लगाया भाई साहब ने, इन्होंने ये सोचा कि मैं अपनी फोर्स बना के, अपना अलायंस बना के ब्रिटिशर्स को हराऊंगा। तो ये मीर कासिम भाई साहब थे, ये उड़ते उड़ते चले गए कहाँ पे, शुजा-उद-दौला के पास। अब जो शुजा-उद-दौला है, अगर मैं आपको बता दूं तो उस टाइम शुजा-उद-दौला जो था वो था कहाँ का, अवध का नवाब, ठीक है। तो अवध का नवाब जो था शुजा-उद-दौला, उसके पास मीर कासिम पहुंचा। मीर कासिम ने बोला देखो भाई, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तुम्हारे साथ भी चीजें हो सकती हैं, तो अपने को क्या करना है, अपने को साथ में आकर ब्रिटिशर्स को हराना है। और उनके साथ एक और भाई साहब मिल जाते हैं जिनका नाम रहता है शाह आलम सेकंड। अब देखो शाह आलम सेकंड के बारे में अगर हम समझेंगे तो शाह आलम सेकंड जो है वो उस टाइम मुगल रूलर है। अब इस बात को आप समझ लीजिए, सिर्फ नाम के मुगल रूलर हैं, इनके पास कोई पावर नहीं होता है, कोई अथॉरिटी नहीं होता है, इसी वैसे ही बैठे रहते हैं और चुपचाप है ना दाल चावल खाते रहते हैं, इनका कोई कोई कुछ सुनता उनता तो है नहीं। शाह आलम सेकंड को भी ये बात करता है कि मेरे पास आखिरी चांस है यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हराने का, और मुझे शुजा-उद-दौला और मीर कासिम के साथ मिल जाना चाहिए। तो ये अपनी 3 टीम बनाते हैं, त्रिकोणीय सीरीज बना लेते हैं, 3 टीम वर्सेस ब्रिटिशर। तो 3 लोग साथ में आते हैं यहाँ पे, शाह आलम सेकंड, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। ये तीनों मिलकर बोलते हैं कि वी विल एक्चुअली डिफीट द ब्रिटिशर्स एंड वी विल बी थ्रू देम आउट। अब यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर का सारा ग्राउंड तैयार हो चुका है। और देखो बैटल ऑफ प्लासी में जो कमांडर इन चीफ था ब्रिटिश आर्मी का, वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन इस बार बैटल ऑफ बक्सर में कौन है यहाँ पे, अगर बोला जाए कमांडर इन चीफ, तो वो है यहाँ पे देखा जाए हेक्टर मुनरो। तो हेक्टर मुनरो जो होता है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे कमांडर इन चीफ होता है ब्रिटिश आर्मी का। बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेकिन मैं अगर आपको बात बताऊं कि बैटल ऑफ बक्सर में भी ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है। जब ब्रिटिशर्स की यहाँ पे जीत हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर में, तो बैटल ऑफ बक्सर को ब्रिटिश जब जीत जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। अब देखो यहाँ पे एक बात बहुत देखने वाली बात है कि यहाँ पे ये लग जाता है कि एक कंपनी जो यूरोप से आई है, उसने यहाँ के नवाब, यहाँ के राजा, यहाँ के महाराजा को हरा दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये मालूम पड़ता है कि मुगल रूलर शाह आलम सेकंड को हरा दिया गया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि भाई मुगल रूलर, जिनके जो लोग सोचते थे कि मुगल रूलर कभी हार नहीं सकते, मुगल एम्पायर अनडिफिटेबल है, कभी उसको कोई हरा नहीं सकता, यहाँ पे शाह आलम सेकंड को जब यहाँ पे एक कंपनी हरा देती है, छोटी सी कंपनी, यहाँ पे लोगों को ऐसा लग जाता है कि जब अगर मुगल रूलर हार सकता है तो नवाब और छोटे मोटे महाराजा क्या चीजें। फाइनली यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है। बैटल ऑफ बक्सर ब्रिटिशर जीत जाते हैं, हेक्टर मुनरो ने इंग्लैंड को जीत दिला चुकी होती है। अब यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है। मैं आपको चीज बता रहा हूँ, जो ब्रिटिशर्स थे ना, कुछ है ना गेम्स बड़े अच्छे खेलते थे। वो करेंगे बैटल,
फिर करेंगे ट्रीटी, फिर करेंगे बैटल और फिर करेंगे ट्रीटी। देखो जैसे उनको मालूम पड़ेगा कि बैटल में वो हारने वाले हैं वो कर लेंगे ट्रीटी, और जैसे उनको मालूम पड़ेगा कि वो बैटल जीतने वाले हैं वो नहीं करेंगे ट्रीटी। तो उनको मालूम पड़ता है कि उनको मार पड़ने वाले तुरंत ट्रीटी की तरफ आ जाते हैं, और जब उनको लगता है कि हम भारी हैं अब हम जा रहे हैं अच्छे से तो ट्रीटी साइन नहीं करते हैं। तो बैटल ट्रीटी वो खेलते रहते थे। यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर वो लोग जीत चुके हैं। अब बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद ट्रीटी तो साइन होगा ही होगा। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन होती है, और वो ट्रीटी क्या क्या रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटी साइन होता है उसका नाम रहता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या होता है। देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होते हैं। कंडीशन नंबर 1, यहाँ पे ब्रिटिशर्स को है ना दीवानी राइट मिल जाता है। दीवानी राइट क्या होता है, तो यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का ब्रिटिशर्स को टैक्स कलेक्शन का राइट मिल जाता है। आखिरकार ब्रिटिश को हमारी कंट्री से चाहिए क्या होता है, पैसा। तो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन का राइट उनको मिल जाता है। मतलब ये तीनों जगह का ब्रिटिशर्स आराम से अपना टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का टैक्स कौन कलेक्ट करेगा, ब्रिटिशर्स। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड, अब यहाँ दूसरी बात क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स को बंगाल में बिजनेस करने के लिए, बंगाल में ट्रेड करने के लिए किसी दस्तक का जरूरत नहीं है, किसी भी की परमिशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज अब बंगाल में पूरी तरीके से ब्रिटिश अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं। ये क्लियर हो गया। तो ये था बैटल ऑफ बक्सर। आपको सिर्फ याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ था आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। उसके अंदर इनको दीवानी राइट मिला था। कौन सा राइट मिला था, दीवानी राइट। दीवानी राइट का मतलब होता है टैक्स कलेक्शन का राइट, मतलब कि पैसा वसूली का हक इनको मिल गया ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। किसको, ब्रिटिशर्स को। और यहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो कि काफी इंपॉर्टेंट एरिया था उस समय के हिसाब से, काफी इकोनॉमिकल हब था, अब यहाँ पे टैक्स कलेक्शन राइट मिल चुका है। ब्रिटिशर विदाउट एनी परमिशन अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी कैरी आउट कर सकते हैं, उनको किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। दे नीड नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ टेक द परमिशन फ्रॉम एनीवन फॉर देयर ट्रेडिंग वी कैन से सिस्टम। ठीक है, ये था बैटल ऑफ बक्सर। अब आते हैं एंग्लो मैसूर वॉर के ऊपर। तो जैसे कि मैं आपको समझाऊंगी एंग्लो मैसूर वॉर में क्या क्या होता है हम समझेंगे। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे नॉर्थ में तो ब्रिटिशर सारा काम कर चुके हैं, ईस्ट में वो अपना डोमिनेंस क्रिएट कर चुके हैं, ईस्ट में अपना सत्ता जमा चुके हैं। अब वो धीरे धीरे अपना एरिया एक्सपांड करना चाहते हैं और अब जाना चाहते हैं साउथ की तरफ। तो अगर मैं थोड़ा वो साउथ की तरफ लेके चलूं तो ये वाले जो एरिया है आप समझ लीजिए ये है साउथ का एरिया। अब इसको आज के डेट में हम कर्नाटका बोलते हैं, बट उस समय कर्नाटका का नाम क्या था, मैसूर। ठीक है, और 1760s में मैसूर का राजा कौन था, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप एंग्लो मैसूर वॉर में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक तो है अपने टीपू सुल्तान और दूसरा कौन है, हैदर अली। ये बात आप याद रखिए, ये दोनों बाप बेटे काफी इंपॉर्टेंट है मैसूर के लिए। तो यहाँ पे 4 एंग्लो मैसूर वॉर होते हैं। सबसे पहला होता है 1766 से लेके 69 तक। सेकंड यहाँ पे होता है 1780 से लेके 84 तक। थर्ड यहाँ पे होता है 1789 से लेके 92 तक, और लास्ट होता है 1799 तक। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश हमारी कंट्री में होते हैं, मैसूर को उनको एक्सपांड करना है, उनको अपना पावर कहाँ, साउथ में एक्सपांड करना है। बात समझ में आ रहा होगा आपको, साउथ में एक्सपांड करना है। अब साउथ में उनको एक्सपांड करना है तो लड़ाई झगड़ा तो करना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ट्रीटी तो साइन करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पहुंच जाते हैं मैसूर में, तो ब्रिटिश को ये लगता है कि आप सबको हरा ले रहे हैं, कभी कभी लगता है आप उन्नीस भगवान है, इस तरह का उनके अंदर थोड़ा जोश आ जाता है। तो यहाँ ईस्ट से उतर के, नॉर्थ से उतर के कहाँ पे जाते हैं, साउथ में। अब साउथ में भाई टीपू सुल्तान है या हैदर अली कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है, ये लोग भी एकदम जोरदार लोग हैं। ठीक है, ये लोग भी सब डॉन लोग हैं। ठीक, यहाँ पे मैसूर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट झगड़ा होता है वो एक पोर्ट के लिए होता है जिसका नाम रहता है पोर्ट ऑफ आरकोट। अच्छा, आप इस बात को समझ के देखिए ना कि ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में जो यहाँ पे पोर्ट्स हथियार हैं, जो एरिया हथियार है, क्यों, बिकॉज देखो मैसूर जो है वो सी से जुड़ा हुआ है, अरेबियन सी से जुड़ा हुआ है। अब अरेबियन सी से यहाँ पे अगर सी कोस्टल एरिया उनको मिलेगा तो उनका इकोनॉमिकल एक्टिविटी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सामान का आदान प्रदान होगा वन कंट्री टू अनदर कंट्री, उनको यहाँ पे फायदा होगा या नहीं होगा। तो ब्रिटिशर्स कोई भी चीजों को, किसी भी चीज को बिना मतलब का नहीं करते थे। उनको दिख रहा है यहाँ पे कि भाई हम यहाँ पे कोस्टल एरिया को अगर कर लेंगे तो जो बोट आएंगे, जो मतलब दूसरों के बोट रहेंगे, उनसे हम टैक्स ले सकते हैं और अपना आराम से यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरनेशनली कर सकते हैं। तो वो उनका मेन मकसद क्या था, पोर्ट्स को हथियाने का, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज। और अगर इकोनॉमिकल रिसोर्सेज मजबूत होगा तो आर्मी मजबूत होगी या नहीं होगी, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, पैसे बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो मैसूर पहुंच जाते हैं। अब मैसूर में यहाँ पे आरकोट पोर्ट पे झगड़ा होना स्टार्ट होता है। 1766 से लेके 1769 तक पहला एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इस पहले एंग्लो मैसूर वॉर में आपको क्या लगता है कौन जीता होगा, ब्रिटिशर्स? गलत। पहले एंग्लो मैसूर वॉर में कौन जीत जाता है, हैदर अली। कौन जीतता है, हैदर अली।
अब हैदर अली को खूब इनकी वाट लगाता है, ठीक है, हैदर अली को पटक पटक के मारता है। तो पहली बार अंग्रेजों को यहाँ मालूम पड़ता है कि भाई हैदर अली हम पे भारी पड़ रहा है। तो अंग्रेज क्या करेंगे, अपने स्वभाव के अनुसार ट्रीटी साइन करेंगे या नहीं करेंगे? ट्रीटी साइन होता है। कौन सा ट्रीटी साइन होता है? तो यहाँ पे जो ट्रीटी साइन होता है उसका नाम रहता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। तो आप याद रखिएगा कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में 1766 से लेकर 1769 तक पहला ट्रीटी साइन होता है जिसका नाम रहता है ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। इसके अंदर क्या होता है, कौन जीता? पहला एंग्लो मैसूर कौन जीतता है? हैदर अली। कौन जीतता है? हैदर अली। मतलब कि मैसूर पहला एंग्लो मैसूर वॉर जीत जाता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर पे। तो 1780 से लेकर 84 तक दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इसके अंदर क्या चीजें होती हैं? सेम यहाँ पे देखिए, जब पहला पौंडी यहाँ पे ट्रीटी स्टार्ट होता है ना, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी जब साइन होता है, तो ब्रिटिशर्स क्या वादा करते हैं हैदर अली से कि जब भी आपके ऊपर कोई थर्ड पर्सन अटैक करेगा, वी विल हेल्प यू, हम क्या करेंगे? आपका हेल्प करेंगे। ये बातें किसको बोली जाती है? हैदर अली को। हैदर अली इसको पकड़ के बैठेगा नहीं बैठेगा, मतलब हैदर अली को लगता है कि ना मैं और ब्रिटिशर्स क्या है, दोस्त थे हम लोग, ये मेरा हेल्प करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है कि 1772 में और 3 में मराठा जो होते हैं, उस समय महादजी सिंधिया वाज द माधवराव सिंधिया वाज द पेशवा ऑफ द मराठा डायनेस्टी, ठीक है। मराठा यहाँ पे हैदर अली को बहुत मारते हैं, उसका जमीन ले लेते हैं, और हैदर अली ब्रिटिश को बुलाता है कि मेरी हेल्प करो। ब्रिटिश यहाँ पे आते नहीं है, तो इन्होंने पौंडी यहाँ पे जो ट्रीटी उसका उल्लंघन किया या नहीं किया? एग्रीमेंट का उल्लंघन हो गया। हैदर अली को इस बात का बहुत गुस्सा आता है कि भाई ने मेरा बोला था कि वी हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंडशिप, और यहाँ पे इन्होंने मेरा हेल्प नहीं किया। इस बात का गुस्सा किसको रहता है? हैदर अली को। और हैदर अली यहाँ पे क्या होता है 1780 से 84 तक दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हो जाता है। बट इसके अंदर ये बातें होती हैं कि 82 में जब वॉर चल रहा होता है, 1782 में हैदर अली डाइड। हैदर अली क्या होता है? मर जाता है। अब जब हैदर अली यहाँ पे मर जाएगा, हैदर अली मरता है ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, को टीबी हो जाता है एंड ही डाइड। अब हैदर अली अगर मर गया तो मैदान में बैटिंग करने अब कौन आएगा? टीपू सुल्तान, उसका बेटा। अब टीपू सुल्तान यहाँ पे आ जाता है। टीपू सुल्तान भी 2 साल वॉर लड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे जो सेकंड एंग्लो मैसूर होता है ना, पूरी तरीके से विड्रॉ हो जाता है, मतलब ना तो कोई हारता है ना तो कोई जीतता है। अब यहाँ पे कोई हारा ना कोई जीता, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटी साइन होता है जिसका नाम रहता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। क्या नाम रहता है? ट्रीटी ऑफ मद्रास। कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मैच विड्रॉ हो चुका है, टेस्ट में चल रहा है, मैच विड्रॉ हो चुका है, नोबडी विन नोबडी लॉस, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा आता है 1789 से लेकर 92 तक। देखो टीपू सुल्तान को ये बात मालूम पड़ जाता है कि भाई साहब जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे लिए अच्छे नहीं है, और टीपू सुल्तान वो द फर्स्ट मॉडर्न पर्सन। मॉडर्न में आपको क्यों बता रहा हूँ टीपू सुल्तान के बारे में, ऐसी बातें क्यों कर रही है? वेरी मॉडरेट पर्सन, बिकॉज उसने अपना खुद का है फैक्ट्री बना लिया था, आर्म्स फैक्ट्री, जिसमें वो आर्म्स मैन्युफैक्चराइजेशन कर रहा था। वो कहाँ पे बनाया था उसने? डांडीगुल में। कहाँ पे? डांडीगुल में उसने अपनी फैक्ट्री बना ली थी। उसके बाद वो नॉर्मली वो जैकोबियन क्लब का है ना मेंबर बन चुका था। किस कौन से क्लब का? जैकोबियन क्लब का मेंबर बन चुका था। उसने नॉर्मली लेटर लिखा था किसको? नेपोलियन को, ठीक है। और उसने ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था, ट्री ऑफ लिबर्टी। ये सब करने के बाद यहाँ पे यूरोपियंस को ये बात मालूम पड़ जाता है कि भाई खासकर ब्रिटिशर्स को दैट टीपू सुल्तान इज नॉट अ कप ऑफ टी। हमें टीपू सुल्तान के बारे में कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा, बिकॉज़ टीपू सुल्तान वाज अ वेरी मॉडर्न रूलर। टीपू सुल्तान ने एक और काम किया था कि उसने पहली बार वर्ल्ड में पहला है ना वर्ल्ड वीकेंड से रॉकेट बनाया था, ठीक है। जो पहला वॉर रॉकेट था, जो आज हम रॉकेट यूज कर रहे हैं मॉडर्न डे में, उस समय टीपू सुल्तान ने उसको इन्वेंट कर लिया था। ब्रिटिशर्स को इस बात से बहुत डर लगने लग गया कि हम तो तलवार और वो सब लेके जाएंगे, गोला मार देगा ध्वस्त, ठीक है। डर लगने लगे। यहाँ पे ट्री ऑफ लिबर्टी बना दिया इसने, नेपोलियन को इसने लेटर लिख दिया। इवन टीपू सुल्तान ने ये बात बोला था कि नेपोलियन इंडिया में आए, उसने नेपोलियन को इनवाइट किया था। नेपोलियन आ नहीं पाया खैर, बट ब्रिटिशर्स को ये बात मालूम पड़ गया था कि नेपोलियन कभी ना कभी इंडिया में आ सकता है, और इससे ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का बहुत हालत खराब हो गया था, बिकॉज अगर नेपोलियन आएगा तो हमको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। ये हो गया। अब यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पे जब टीपू सुल्तान ने सारी चीजें कर रहे हैं, ब्रिटिश पे नजर रखे हुए कि आखिरकार चल क्या रहा है टीपू सुल्तान के मन में। अब यहाँ पे 1789 से लेकर 92 तक, ठीक है। तो 1789 में क्या होता है कि टीपू सुल्तान एक एरिया पे अटैक करता है। उस एरिया का नाम रहता है, वो एरिया रहता है मार्तंड वर्मा का, या फिर वो एरिया रहता है जो टीपू सुल्तान अटैक करता है कोयम्बतूर पे, ठीक है। ये कोयम्बतूर वाला जो एरिया रहता है, इसका जो राजा होता है वो ब्रिटिशर्स का दोस्त होता है।
अगर ब्रिटिशर का दोस्त है तो यहाँ ब्रिटिशर्स रिटेलिएशन करेंगे या नहीं करेंगे, अपने दोस्त का हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तो जब टीपू सुल्तान कोयम्बतूर पे अटैक करता है, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि टीपू सुल्तान पे अटैक करते हैं और यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जब स्टार्ट होता है 1792 में, इस समय आप देख पा रहे हैं कि 1792 में हमारी कंट्री में गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है? गवर्नर जनरल है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहता है और लॉर्ड कॉर्नवालिस जानता है कि टीपू सुल्तान कमजोर आदमी नहीं है, इसको हराना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कोयम्बतूर में अटैक करता है टीपू सुल्तान, यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल रहता है, यहाँ पे वॉर स्टार्ट होता है। 92 में यहाँ पे क्या होता है कि वॉर खत्म होता है और इस वॉर में टीपू सुल्तान इस वॉर में टीपू सुल्तान हार जाता है। क्या होता है? हार जाता है। तो 1792 में यहाँ पे होता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस किसको हरा देता है? टीपू सुल्तान को। अब टीपू सुल्तान को हराने के बाद क्या होता है कि टीपू सुल्तान को बोला जाता है कि आपको है ना वॉर इंडिग्निटी देना पड़ेगा, मतलब आपने हमारे ऊपर अटैक किया है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। टीपू सुल्तान यहाँ पे पैसे नहीं दे पाता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के बच्चों को अपने पास रख लेता है गिरवी, बाबूराव जैसा मंगलसूत्र गिरवी रख लिया। तो टीपू सुल्तान के बच्चे को कौन गिरवी रख लेता है? अपने पास कौन रख लेता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, यहां तक ये चल रहा है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां आते हैं लास्ट बैटल पे। अब लास्ट बैटल होता है 1799 में और टीपू सुल्तान जो रहता है बोलता है आखिरी बार मैं कोशिश एक बार फिर से करके रहूंगा। देखो टीपू सुल्तान ने एक बात बोला था अपने टाइम पे कि लिव लाइक अ लायन बेटर टू लिव लाइक नहीं डेड लाइक अ लायन बेटर टू लिव लाइक अ डॉग, मतलब एक दिन जियो शेर की तरह जियो, पूरी जिंदगी कुत्ते की तरह जीने से अच्छा है। टीपू सुल्तान आखिरी ट्राई करता है 1799 में। अब 1799 आप लोग याद रखिए कि लास्ट ईयर होता है और 1799 में ही यहाँ पे टीपू सुल्तान का डेथ हो जाएगा। तो 1799 लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर कौन सा होता है? लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर। अब लास्ट एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान हीरोइकली बहुत जाबाजी से लड़ता है अंग्रेजों से और वो मर जाता है, यानी ही डाइड। ठीक है, टीपू सुल्तान के मरने के बाद यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होता है जिसका यहाँ पे 1799 में टीपू सुल्तान मर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अब जो मैसूर किंगडम है वो पूरी तरीके से किसके अंडर में आ जाता है? समझ रहे हैं? किसके अंडर? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है। लेकिन ब्रिटिशर्स मैसूर को यहाँ पे डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, वो मैसूर का जो मैसूर में एक दूसरा राजा स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, और मैसूर को साइन करने को बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। क्या साइन करने को बोलते हैं? सब्सिडरी अलायंस। बिकॉज अब सब्सिडरी अलायंस अगर साइन होगा तो यहाँ पे पूरी तरीके से इनडायरेक्टली जो मैसूर किंगडम है किसके कब्जे में आ जाएगा? ब्रिटिशर के कब्जे में आ जाएगा। मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगा कि सब्सिडरी अलायंस क्या था। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बैटल ऑफ बक्सर क्या था, टीपू सुल्तान का रूल क्या था, एंग्लो मैसूर वॉर क्या क्या था। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर टॉपिक जिसका है सब्सिडरी अलायंस और इस वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है। अब आते हैं सब्सिडरी अलायंस पे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सिडरी अलायंस आखिरकार था क्या? सब्सिडरी अलायंस, अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं कि सब्सिडरी अलायंस है क्या। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर किसी भी राजा के साथ है ना एक है ना एग्रीमेंट साइन करेंगे। उस एग्रीमेंट में क्या होगा कि एक बार अगर किसी राजा ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया तो ऐसा होगा कि वो राजा है ना अब विदाउट ब्रिटिश परमिशन, अंग्रेजों के बिना सहमति के, अंग्रेजों के बिना परमिशन के किसी दूसरे राजा के साथ कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता। नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड यहाँ पे कि अंडर द सब्सिडरी अलायंस क्या होगा, अगर कोई राजा किसी विदेशी राजा के साथ, किसी अदर यूरोपियन के साथ, मतलब मान लो फ्रेंच के साथ या डच के साथ अगर कोई रिलेशन बनाना चाहता है नहीं बना सकता है। नंबर 2। नंबर 3 यहाँ पे क्या है कि हर वक्त उस राजा के दरबार में एक ना एक अंग्रेज बैठा होगा, मतलब एक इंग्लिश एजेंट उस राजा के दरबार में बैठा होगा। और सब्सिडरी अलायंस को सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं स्वीट पॉइजन। क्या बोलते हैं? स्वीट, ये याद रखिए मीठा जहर था। यहाँ पे लोगों को ऐसा बताया जाता है कि हाँ सब्सिडरी अलायंस के अंदर ब्रिटिश ने क्या क्या बोला था। तो नंबर 1 आपको ये समझना है कि एक तो प्रोटेक्शन, मतलब यहाँ पे अब ये होगा ना कि जो ब्रिटिश की आर्मी है ना वो राजाओं को प्रोटेक्शन देगी। तो मतलब जो राजाओं की खुद की आर्मी है वो क्या होगी? वो डिसबैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसबैंड। मतलब राजा की जो खुद की आर्मी थी उसका वो लोग घर पे बैठेंगे। और यहाँ प्रोटेक्शन कौन देगा राजा को? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन देगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सोच के देखिए अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही उस राजा को प्रोटेक्शन देंगे तो क्या वो फौजी, क्या वो सोल्जर राजा की बात मानेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मानेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी की बात मानेंगे। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन देने के बदले ब्रिटिशर्स राजा से क्या लेंगे? कुछ तो लेंगे ना, पैसा।
यानी कि मनी, रिसोर्स तो लेंगे ही लेंगे। और ब्रिटिशर्स थे बड़े होशियार, उनको अगर मालूम है, उन्होंने पैसा मांगा राजा से कि राजा साहब हमको पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो राजा बोलेंगे भाई हमारे पास पैसा तो है नहीं, तो राजा उन्होंने बोलेंगे कोई बात नहीं, हम बहुत दयालु लोग हैं, एक काम करो अपना जमीन दे दो, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पैसा नहीं है तो क्या ले लेंगे, जमीन ले लेंगे। तो सब्सिडरी लाइन साइन करने के बाद ब्रिटिशर्स के पास एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम आया या नहीं आया, आया, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे क्या था, नंबर 2 यहाँ पे ये था कि इंग्लिश रेसिडेंस, यानी कि इंग्लिश रेसिडेंस। इसमें क्या हो रहा है देखिए समझते हैं। इंग्लिश रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि हर वक्त राजा के दरबार में एक अंग्रेजी अधिकारी, एक इंग्लिश पर्सन बैठा होगा। वो सारी बातें किसको पहुंचाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, अपने सुपीरियर्स को पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, पहुंचाएगा। ये होता है इंग्लिश रेसिडेंट। दूसरा यहाँ पे होता है रिलेशंस। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे रिलेशन है, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आपने सब्सिडरी लाइन साइन कर लिया। अगर कोई राजा ने, मतलब मान लीजिए मैं मतलब मान लो कि मैं सिलवासा का राजा हूँ और मैंने साइन कर लिया सब्सिडरी लाइन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, बिना उनसे पूछे, बिना कंपनी के पूछे, बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के पूछे मैं वापी के राजा के साथ कोई रिलेशन नहीं कर पाऊंगा। ये नंबर 2। नंबर 3 यहाँ पे क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यानी डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब आपको क्या समझ पा रहे हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस का मतलब ये होता है कि किसी भी अदर यूरोपियन से, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी अदर यूरोपियन का मतलब क्या होता है, जैसे देखो उस समय ब्रिटिश तो हमारी कंट्री में थे ही, पोर्चुगीज भी थे, फ्रेंच भी थे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि राजा चाहता है किसी फ्रेंच वालों के साथ दोस्ती करना या पोर्चुगीज के साथ दोस्ती करना, क्या अंग्रेज उसको करने देंगे, नहीं करने देंगे। इट मींस कि बिना अंग्रेज के पूछे आप डिप्लोमेटिक रिलेशन, आप किसी अदर विदेशी पर्सन के साथ दोस्ती नहीं कर सकते हो, और ना ही आप किसी अदर यूरोपियंस को, फ्रेंच को, डच को या पोर्चुगीज को अपने दरबार में कोई नौकरी दे सकते हो। ये था सब्सिडरी अलायंस। आई होप आपको सब्सिडरी अलायंस समझ में आ गया होगा। इससे एक और फायदा ब्रिटिश को पता है क्या हुआ, कि अब सब्सिडरी अलायंस के बहाने ब्रिटिश किसी भी राज्य में घूम सकते हैं विदाउट एनी रीजन। वो तो बोलेंगे ना भाई हम अपनी सिक्योरिटी देखने आए हैं, तो हर राज्य का पता इंटरनल एक्सटर्नल मैटर वो देखते रहते थे। और सबसे जो पहला स्टेट था जिसने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था वो था हैदराबाद, वो था हैदराबाद। तो बहुत सारे स्टेट्स ने सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, हैदराबाद ने साइन किया था, गायकवाड़ ने साइन किया था, ग्वालियर ने साइन किया था, बहुत सारे स्टेट्स ने साइन किया था। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है कि ब्रिटिशर्स ने इनडायरेक्टली इन राजाओं पर रूल कर लिया। अब ये राजा बिना पूछे अंग्रेजों के कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ का मतलब कुछ नहीं, वो मान रहे हैं हम आजाद हैं, लेकिन वो अपने घर के अंदर आजाद है, घर के बाहर पैर रखेंगे, अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। ये था आपको, मैंने आपको समझाया बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर समझाया, आपको सब्सिडरी लाइन समझाया और एंग्लो मैसूर वॉर समझाया। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन एक्चुअली कमेंट मी बिलो टू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।